हेलो हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लेके आ रहे हैं 80-20 सीरीज। तो आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ लेके 80-20 सीरीज, और आज है उसका फर्स्ट डे और हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो यार अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, ताकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी ना, आप उसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। क्योंकि बेटा एक और चीज करो, एक अलग से कॉपी बनाओ। हर चैप्टर का मैं लेके आने वाली हूँ, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो। देखो आज अपन सॉलिड स्टेट का कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, जितना भी जो भी चैप्टर बोलोगे, सब चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूं। तो आप एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में आप सारे क्वेश्चन आंसर जो भी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, सारी चीजें उसको लिखोगे। और जब आपका एग्जाम आएगा या फिर जब भी आपका यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी आपका छोटे मोटे टेस्ट होते हैं ना, उसमें आप उसको रिवाइज करके चले जाना। तो आपके बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि आपका ऑल ओवर एक कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सॉलिड स्टेट में जो आपके डिफेक्ट्स है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, और आपका स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है। और मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो यहाँ देखो क्या पूछा है कि राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट है बेटा जहां पे जो कैटायन और या फिर एनायन जो भी होता है, वो अपनी जगह छोड़ के उसी एटम, उसी जो आपका क्रिस्टल है ना, उसके अंदर कोई दूसरी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी सोफे पे बैठे हुए हो, आपने सोचा कि नहीं यार मुझे अपने कमरे में उठ के ना वो चेयर पे जाके बैठना है। तो उसी कमरे में, उसी क्रिस्टल में क्या किया आपने सोफे की जगह छोड़ी और आप चेयर के ऊपर जाके बैठ गए। तो आपने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है। वैसे ही होता है किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में। क्या होता है बेसिकली, इन अ फ्रैंकल डिफेक्ट एन आयन, usually a smaller ion, ठीक है, leaves its normal lattice site and occupies an interstitial site। interstitial site का मतलब होता है उसी क्रिस्टल में कहीं अंदर ही अंदर कोई साइड वो ऑक्यूपाई कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पहले एक कैटायन था, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी पहले एक कैटायन था। इस कैटायन ने इसकी जगह छोड़ी, ठीक है, इस कैटायन ने क्या किया, इसकी जगह छोड़ी और यहाँ पे आके रहने लग गया, इसी क्रिस्टल में यहाँ पे आके रहने लग गया, ठीक है। इस कैटायन ने इसकी जगह छोड़ी और ये को यहाँ पे आके रहने लग गया। तो बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी आयन जो कि स्मॉलर आयन होना चाहिए, वो अपनी एक्चुअल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। अब इसके कारण जो आपका क्रिस्टल है उस पे क्या इफेक्ट आएगा, और क्वेश्चन में पूछा है कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब अगर ये जो आपका आयन है वो एक्चुअल साइड छोड़ के खुद ही इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है, तो उससे क्या होगा, द आयन इज नॉट लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल। सबसे पहली चीज है कि यार जो भी आयन है वो क्रिस्टल के बाहर तो गया ही नहीं है, क्रिस्टल के अंदर ही है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा कि आयन इज नॉट लॉस्ट, हमने उसको लूज नहीं किया है। दूसरी चीज, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम ही है। अभी भी पहले देखो, पहले क्या था, यहाँ पे कैटायन था, यहाँ पे कैटायन था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी होंगे, मान लेते हैं 10 है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 है। अभी भी क्या है, उसने बस अपनी पोजीशन चेंज करी है ना, तो पोजीशन चेंज करने के बाद भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10 ही हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड, ओके। मास ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड, मास भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि जो आपका आयन है बेटा वो क्रिस्टल के अंदर ही घूम रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो मास भी बिल्कुल अनचेंज्ड है, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल्स आल्सो रिमेन अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज्ड, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मास भी चेंज नहीं हुआ है, डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई है, तो मास भी चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ है, तो डेंसिटी भी बिल्कुल अनचेंज रहेगी, इट विल रिमेन द सेम। तो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, और हमको वही बोला था बताने के लिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट में
फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। और बेटा ये आपको हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए या हो सकता है आपको 3 मार्क्स में आ जाए, समझ गए। तो ये पूरा आपको ऐसी एज इट इज आंसर लिखना है एंड डायग्राम भी बना के आना है। किसी भी सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चन में आप कभी भी डायग्राम मिस नहीं करोगे, ठीक है। डायग्राम तो आपको बना के आना ही आना है। तो ये पूरा 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया और 1 मार्क में भी आ सकता है कि क्या होगा डेंसिटी का। अगर 1 मार्क में आया, मान लो 1 मार्क में आया तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। वो सिर्फ इतना सा पूछ रहा है आपसे कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या अनचेंज रहेगी। तो बेटा डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड 1 मार्क में भी लिख सकते हो, 2 मार्क में आया पूरा एक्सप्लेन कर देना, 3 मार्क में आया तो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के आंसर लिखना है। तो मैंने तीनों मार्क्स का बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्रेविस लेटाइस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अब ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो होता है बेटा, इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखना, अगर कभी आपको एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा ना, तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो होता है ना, इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। मतलब कि ना ही इसके एंगल्स, अगर मैं एज की बात करूं तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल भी बराबर नहीं होते हैं, इसमें एंगल भी बराबर नहीं होते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में ना ही आपके जो आपके एजेस हैं, एज लेंथ वो भी इक्वल नहीं होते और जो आपके एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होते। हमको क्या पूछा है, हमको ब्रेविस लेटाइस पूछा है। तो इसमें ब्रेविस लेटाइस कौन सा पूछा है, ब्रेविस लेटाइस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव है, एज वाला है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, कौन सा है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें होता है आपका प्रिमिटिव, कौन सा होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब कि सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्लियर है, ठीक है। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है और 1 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है। इससे ज्यादा मार्क्स में ये नहीं आएगा, क्लियर है, इससे ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। What are diamagnetic substances? अब ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर ये आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3 मार्क्स में इतना बड़ा कभी कोई पूछता नहीं है। 3 मार्क का अगर सेक्शन सी में आएगा ना ये, तो ये 1.5 मार्क्स का आएगा। सेक्शन सी में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 1.5 मार्क्स का आ जाएगा। अगर ये 1 मार्क का आया तो भी आप इसमें डेफिनेशन लिख दो और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी पूछा है वो लिख दो। 2 मार्क्स में आया तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है इसकी। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे उनको कि हमें आता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं। तो ये देखो, ये हो गए सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गए, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे एकदम कॉमन बढ़िया वाला एग्जांपल जो हमारी नोबल गैसेज हैं, उसमें देखो आपको सारे के सारे एकदम एंड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, ठीक है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर आपको 1 मार्क में आता है तो आप ये पूरी डेफिनेशन उसमें लिख देंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं ना, इसमें उनकी पेयरिंग बनी होती है, ठीक है, सिंगल नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दे हैव नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, इनका कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। They are weakly repelled by magnetic field, ये weakly repelled होते हैं by the magnetic field and they move from a region of stronger magnetic field towards a weaker magnetic field। ये अपनी कॉपीज में आप लिख लेंगे इन ये 4 characteristics of diamagnetic substances। Is it clear or not? Done? बता दो येस और नो। ये एकदम बढ़िया सा मैंने आपको पूरा आंसर लिख के दे दिया है। अगर ये 1 मार्क में आएगा तो भी आप लिख सकते हो, अगर ये 2 मार्क में आएगा तो भी आप लिख सकते हो, 3 मार्क में मुश्किल से मुश्किल आएगा तो हाफ ऐसा आता है। कभी भी पता है सेक्शन सी में, कभी भी सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने देखा होगा उनको पार्ट्स में आते हैं। कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन, क्या बोल देंगे, डिफाइन बोल देंगे सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
और किसी और चैप्टर का देंगे, ऐसा नहीं है कि सेम चैप्टर का ही दे रहे हैं, उसमें बोल देंगे बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो एक आपको दे दिया सॉलिड स्टेट का, एक आपको दे दिया सॉल्यूशन चैप्टर का। तो देख रहे हो 3 मार्क के क्वेश्चन हमेशा आपको पार्ट्स में आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता ये पूरा आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 1.5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मुश्किल से मुश्किल, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट आंसर लिखते आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP क्रिस्टल लेटाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि HCP और CCP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोग टाइम स्टैम्प्स करके मुझे HCP और CCP का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलो, यहाँ बोल रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों में ही क्या कॉमन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। ये आपका देखो FCC है, FCC और CCP एक ही है। ठीक है, FCC और CCP एक ही है, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों का ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ये आपको किसमें कितने मार्क्स में आ सकता है मैम, ये हमको 1 मार्क्स में आ सकता है, ये हमको 1 मार्क्स में बहुत बढ़िया तरीके से आ सकता है। MCQ में पूछा जा सकता है आपको, ये 2 मार्क्स में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में नहीं आएगा। इतना इजी क्वेश्चन और इतना छोटा सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। अब हम बात करें किसकी, FCC की बात करें। देखो बेटा, अब डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन आपको किस में पूछा जा रहा है, 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है या फिर ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो मैं सारे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिख के देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ साथ आई होप आप भी आंसर लिख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन FCC का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो, हमने बनाया FCC का स्ट्रक्चर ऐसा। सभी लोगों को अपनी अपनी कॉपी में बनाना है FCC का स्ट्रक्चर, तभी तो आप लोग एक परफेक्ट आंसर लिख पाओगे यार। अदरवाइज मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आप सिर्फ देख रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, आपको ही तो एग्जाम में लिखना है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे FCC में कहाँ होते हैं बेटा, अपने जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बताओ। जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अरे रुको, इसको इसी से लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक कॉर्नर पे, यहाँ पे भी कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, बताओ। ये देखो सारे कॉर्नर्स पे बना दिया। अब कहाँ होते हैं मैम, कॉर्नर्स के अलावा फेस पे तो होते ही है ना, फेस पे होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। चलो, तो ये बना दिया हमने फ्रंट फेस पे, ये बना दिया अपन ने बैक वाले फेस पे। ठीक है, ये साइड वाले फेस पे, ये एक इधर और एक इधर। सही है क्या, सही है क्या, सब जगह बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका FCC वाला। अब हमें बोला है, हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन एज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस एंड एज लेंथ A, इनका रिलेशन बताना है। अगर ये 1 मार्क में आया, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, A = 4r/√2। A = 4r/√2। ये होता है रिलेशन किसका, एज लेंथ और रेडियस किसमें, FCC में। और आपको तीनों का याद होना चाहिए, SCC का भी आ सकता है, BCC का भी आ सकता है और FCC का भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम FCC का कर रहे हैं। 1 मार्क में अगर आया तो आप डायरेक्टली, पता कैसे आता है 1 मार्क में, कि बोलते हैं ना कि राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A = 4r/√2। अगर ये ज्यादा मार्क्स में आएगा तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 1 मार्क वाला पूरा अच्छे से। अगर ये ज्यादा मार्क्स में आ गया तो हम पूरा इसको अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे कि हमें आता है, हमको वंशिका मैम ने सिखाया है और हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं बोल रही हूँ कि FCC में क्या होता है। FCC में यहाँ पे एटम है, ठीक है, यहाँ पे एटम है, बीच में एक एटम है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एटम है क्या, बिल्कुल है मैम, और यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। हमने लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, बता दो कर दी क्या। ठीक है, अब इसका नाम रख दो, A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। क्लियर है, रख दिया नाम। अभी A भी बताओ, A भी क्या है, A भी क्या है आपका। ये जो A भी है, ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R, रेडियस है ना। इस सर्कल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R है। इस सर्कल के लिए ये क्या है, देखो ये R है मैम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R है कि नहीं। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस भी क्या है, r है। डन, क्लियर है, बताओ सही है। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं मैम, ए बी को लिख सकते हैं r प्लस आर प्लस आर प्लस आर। कितना हो जाएगा बेटा ये 4r हो गया क्या, 4r हो गया क्या, यहाँ पे भी r है, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एक और चीज बताऊं, ये क्या है बेटा, a और AC क्या है मैम, एज लेंथ है, लेंथ है ना, आपके क्यूब की लेंथ है कि नहीं, तो AC क्या है, लेंथ है। BC क्या है मैम, ये भी a है, a है, तो क्या हम AB निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे मैम AB, हम निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से AB निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से AB। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड हमें AB निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज दिस क्लियर। AB जो है, AB ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, तो वही हमने किया है। AB इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये A है मैम, बिल्कुल सही है, ये क्या है मैम, ये भी तो A है, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये इसका रूट इधर के चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट 2a, AB इज इक्वल टू रूट 2 है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी, AB इज इक्वल्स टू 4r, पहली इक्वेशन क्या थी, AB इज इक्वल्स टू 4r थी। दूसरी देखो क्या निकाली है, रूट 2a। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a, मैंने क्या लिखा 4r, देखो ये AB इज इक्वल्स टू AB, दोनों का जो वैल्यूज है हमने इक्वेट कर दी, तो 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4r अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू a। देखो आ गया, जो हमने 1 मार्क में लिखा था, ये वाला फाइनल आंसर है अपना, ये है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। और ये अगर 2 मार्क्स में आया या फिर अगर ये 3 मार्क्स में या 1.5 मार्क्स में आया, तो आप ऐसे ही पूरा बनाएंगे। आपको आप बोलोगे मैम ये तो कहीं यूज ही नहीं किया, बेटा लेकिन बनाना है, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आपको आता है क्वेश्चन, आपको FCC का स्ट्रक्चर बनाना आता है, ये आपको दिखा के आना है वहां पे, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा, आपको आता है, आप मुझे बताओ कि एग्जामिनर को कैसे पता चलने वाला है। इसलिए हमें जो कुछ भी आता है ना, हमें सारी चीजें अपनी आंसर शीट में प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख के आनी है, तभी तो सामने वाले को पता चल पाएगा। वो तो आपकी साल भर की मेहनत नहीं देख रहा है ना, वो क्या देखेगा, वो सिर्फ आपके वो पन्ने देखेगा जो आपने लिख के आए हो 3 घंटों में। तो आपका साल भर वो 3 घंटों में जो आप करोगे ना, वही फाइनल रिजल्ट आएगा, और वो 3 घंटों में जो आप लिख रहे हो, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो मैटर करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाओ फटाफट से, ये लिख दो और खत्म, सॉल्व हो गया। 2 मार्क्स पक्के कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन देख लेना, डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। हो सकता है आपको ये 1 मार्क में आ जाए, हो सकता है आपको ये 2 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में आ जाए। सुंदर डायग्राम बनाना है, एकदम प्रॉपर तरीके से पेंसिल स्केल का यूज करके बनाना है, ठीक है। ये नहीं है कि हाथ से आड़ा तिरछा सा डायग्राम बना के आ रहे हैं, क्योंकि बेटा वो फाइनल शीट ही आपका सब कुछ डिसाइड करने वाली है, जो भी आप वहां पे लिख के आओगे। तो कुछ भी गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है कि सामने वाले को समझ नहीं आए और आपका आंसर गलत कर दे। भले ही आपने सही लिखा होगा आंसर, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो वो पूरा काट के चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो BCC का बनाते हैं। तो हमने एक बढ़िया सा क्यूब बनाया, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स है क्या, कॉर्नर पे बताओ, कॉर्नर पे तो रहते ही है मैम, और कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पे है, और एक रहता है मैम एकदम सेंटर पे, तो हमने एकदम सेंटर पे बना दिया, ये खत्म, ये हो गया हमारा BCC। वहां पे लिख के भी आ जाओ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, खत्म। इतना सा लिखने में क्या दिक्कत जा रही है आपको, उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने पढ़ा है, इसको आता है, इसको फुल फॉर्म भी आता है। क्वेश्चन में पूछा नहीं था फुल फॉर्म, तो एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखने में तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम लिख दोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of tetrahedral voids formed if the number of atoms in a crystal is n/2। ठीक है, ये कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो, voids पे यूजुअली क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं और इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। क्या होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2n, 2n, n क्या है बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताना है आपको
इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज n/2, तो आप n की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे लिख दोगे n/2, ये लिखा है n/2, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। क्या आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल दिए हैं, n/2, यहाँ से काट दो, कितना आ जाएगा आपका n, खत्म, इतना ही था क्वेश्चन, इतना ही था मैम, बस। ये आपको आ सकता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क में आएगा, इतना इजी क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स में वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना इजी क्वेश्चन है, छोड़ के तो बिल्कुल भी मत आना इतने इजी क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लेटाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कितना है। मुझे बताओ फटाफट से कमेंट डाउन करके कि बीसीसी में जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, परसेंटेज ऑक्यूपाइड, मतलब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है टोटल बेटा, 68% आता है, ठीक है, 68% आ रहा है। अगर मान लो बीसीसी में सारे जो आपके पार्टिकल्स हैं, सारे जो पार्टिकल्स मिल गए हैं बीसीसी में, वो मिलके 68% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक रूम में मतलब 10-15 लोग घुस गए, तो उसका मान लो 68% ऑक्यूपाइड है, एक रूम का 68% पूरा हिस्सा ऑक्यूपाइड है, तो एम्प्टी कितना है बताओ जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम, 100 कर देंगे माइनस 68 से, और कितना आ जाएगा, ये देखो आ जाएगा आपका 32, ये आ जाएगा 32। तो जो आपका एम्प्टी स्पेस है ना, जो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, जो बचा हुआ स्पेस है, दैट इज 32%। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए था, पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए थी बीसीसी के लिए। इसी के साथ मैं आपको एससीसी के लिए बता देती हूँ, कितनी होती है बेटा 52%, बीसीसी के लिए होती है 68%, एफसीसी के लिए कितनी होती है मैम 74%, ठीक है। इज इट क्लियर, बताओ येस और नो, डन। चलो, if the total volume of a simple cubic unit cell is this, what is the volume occupied by particles in the unit cell? Okay, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है what is the volume occupied by particles in the unit cell। चलिए इसके लिए पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है, जो भी एटम का वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, ठीक है, इनटू कर देते हैं 100, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, यहाँ पे ऊपर लिख लो, ऐसे पूरा लिख लो, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है, इनटू 100, इज दिस क्लियर। चलिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला तो पता है मैम, अब क्या करना है आगे, हमको पैकिंग एफिशिएंसी तो दी ही नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको सिंपल क्यूबिक सेल तो दिया है ना, ये देखो आपको सिंपल क्यूबिक सेल तो दिया है, बिल्कुल दिया है मैम। तो क्या होता है बेटा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैम 52 होती है, बहुत बढ़िया होती है ना 52, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ये देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स निकालना है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स ही तो निकालना है मुझे, बिल्कुल सही है, ठीक है, अपॉन क्या आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया है, देखो आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया है, कितना दिया है 6.817 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है, ये आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया हुआ है इंटू 100, बस। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं ना, हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 52 इंटू 6.817 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन, सॉरी यहाँ हो जाएगा 100, हाँ, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा टोटल, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स आ जाएगा। क्या किया हमने, हमको सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी वैल्यूज लिख दी हैं, और फाइनल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.572 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ये आपका वॉल्यूम आ गया। इज दिस क्लियर, बस इसको आप इंटू करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा,
समझ गए? क्लियर है? डन है? आप लोगों को बता दो एक बार फटाफट से कि यस मैम डन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमको कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन नहीं आता। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ इसको इंटू करना है बेटा। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वाला कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको इंटू करना है आपको। और 100 को तो आप 10 की पावर 2 करके ऊपर लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा टोटल वैसे की वैसा। ठीक है, इसको सिर्फ सिंपल इंटू करना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। चलो, तो ये आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है मैम? ये आपको 2 मार्क्स में बहुत बढ़िया तरीके से आ सकता है। ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर मैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 4 मार्क्स में भी ये 2 मार्क्स में ही आएगा। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का नहीं देते ऐसे। ठीक है, अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं, तो सेक्शन डी में भी क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो होता है बेटा वो 2 मार्क्स का आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का। समझे क्या? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, कोई नहीं बोल रहा है आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसा टाइप के क्वेश्चन दे देंगे और आपके 4 मार्क्स वहां पे पक्के हो जाएंगे, पूरे डन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इन 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर? चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है N, मतलब कि नंबर ऑफ एटम। N मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स। बस खत्म। जैसे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था? 2N था, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? N, नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे बता दो कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मैंने बोला 1 मोल है ना। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा 1 मोल में? मैम 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स, यही होता है, सिंपल यही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है मतलब कि 1 मोल है ना। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, हमको मोल दिया है वहां पे, तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल में कितने होंगे? हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे 10 की पावर 23। ठीक है, क्या करोगे बेटा? 5 2 10, यहाँ पे कैरी ओवर 5 2 10, 11 1 5 6 5 30, 1 2 3 30 इंटू 10, सॉरी एक सेकेंड, 1 2 3 4 यहाँ पे इधर आएगा। ठीक है, 10 की पावर 23, तो ये आ गया 3.0110 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। डन, क्लियर है? ये आ गया आपको 3.0110 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बताइए आप लोग नोट कर रहे हैं? आई होप सच में आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और फटाफट से आप लोग सेशन को भी लाइक करते चलेंगे कि हाँ मैम, अगर इस वाले वीडियो पे बहुत बढ़िया वाले लाइक्स आ जाएंगे ना, बहुत बढ़िया वाले व्यूज आ जाएंगे, तो यार आगे जो वीडियोस बनाऊंगी मैं उसमें मुझे और मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ यार अब तो बच्चों को पसंद आ रहा है और बच्चों के काम भी आ रहा है। तो इसीलिए मैं एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी और मेहनत करके और एनालाइज करके सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट डाउन भी करेंगे मुझे और लाइक भी करेंगे फटाफट से वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो सबसे पहला क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव अ डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक, ज्योमेट्रिकल शेप होता है इनका क्या होता है? इररेगुलर शेप होता है। ठीक है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और यहाँ पे क्या होता है? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उनका, क्योंकि अमॉर्फस में क्या होता है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग को अलग अलग पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है? देखो क्रिस्टलाइन में कैसा होता है, सारे आपके जो एटम्स हैं वो एकदम प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं। देखो ऐसा, ठीक है, क्रिस्टलाइन में सारे एटम्स जो हैं एकदम प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे सारे एटम्स एक ही लाइन में दिख रहे हैं ना, सारे एटम्स मुझे एक ही लाइन में दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वहीं अगर मैं अमॉर्फस की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैंने इसको ऐसा बनाया, कुछ इस टाइप का बनाया, ठीक है, तो ये अमॉर्फस है, मतलब कि बहुत रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इधर उधर कहीं तो भी होता रहता है।
तो देखो मान लेते हैं फटाफट से कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स बनाए, ऐसा अमॉर्फस सही है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो थोड़ी दूर पे तो मुझे एक जैसे एटम्स मिलेंगे, लेकिन अभी देखो तुम आगे जाके वो रेंज खत्म हो जाएगी, तो इसलिए अमॉर्फस को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इज इट क्लियर? यहाँ देखो दे आर ट्रू सॉलिड्स, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि भाई दिखते भी हैं सॉलिड्स है और होते भी सॉलिड्स है, लेकिन ये जो होते हैं ना दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, मतलब दिखाते ऐसे हैं कि भाई हम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन होते नहीं हैं। दिखाते ऐसे कि वो सॉलिड्स हैं बट वो सॉलिड नहीं होते ना बेटा। पाउडर को देखा तुमने, पॉन्ड्स पाउडर ले लो यार, क्या होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन एक्चुअली में सॉलिड नहीं है, सूडो सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है, क्योंकि दिखने में वो सॉलिड होता है बट एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, दैट इज अमॉर्फस। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो आपका क्रिस्टलाइन होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दीज डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। फिर दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन एंड डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, आप इसमें से अगर 3 पॉइंट्स भी याद कर लोगे बेटा तो भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कम से कम ट्राई करना कि 4 पॉइंट्स याद कर लो। ठीक है, कम से कम ट्राई करना कि 4 पॉइंट्स आप याद कर लो, जो भी आपको ईजी लग रहा है वो पॉइंट्स याद कर लो, बस खत्म हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द FCC यूनिट सेल। जब भी आपको सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बेटा प्लीज हमेशा डायग्राम बनाना है। मैं तो बोल रही हूँ कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा ये एक हैबिट बना लो कि हमको बस डायग्राम बना के आना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बता रही हूँ कि आपको अपने आंसर की जो कॉपी है, जो भी आपकी कॉपी है ना, उसमें आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका प्रेजेंटेशन ही देखने वाला है वहाँ पे। ठीक है, वो ये नहीं देखने वाला कि आपने उसको नहीं पता बेटा आप कितना पढ़ रहे हो, तो वो आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन देखेगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कहाँ होते हैं मैम? सेंटर पे होता है एक, यहाँ पे पीछे, इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सही है। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? एक तो मैम सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, क्या होते हैं? सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, प्लस कहाँ होते हैं? सारे फेसेस पे होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 कॉर्नर्स है और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उसका? 1/8 है। ठीक है, एक एटम, एक कॉर्नर पकड़ लो अपने घर का, अपने कमरे का एक कॉर्नर पकड़ लो, वहां पे एक एटम रखा हुआ है, तो वो कितने कमरों से जुड़ा हुआ है वो बता दो, कितना एज लेंथ से जुड़ा हुआ है वो आपको मुझे बताना है, तो 1/8 आएगा। ठीक है, प्लस फेसेस कितने हैं? 6 हैं, और एक फेस पे मान लो एक एटम है, तो उधर भी दिख रहा है, उधर साइड भी दिख रहा है, इधर साइड भी दिख रहा है, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? टोटल 4 एटम्स। तो FCC का टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन, देखो मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आएगा, आपको ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, 1 मार्क में आएगा, डायरेक्ट आपको 4 आंसर लिखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल in 0.3 grams of species having density इतना and unit cell edge length इतना। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये 3 मार्क्स में, 1.5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। कितने कितने मार्क्स में आएंगे बताओ यहाँ पे जल्दी से? 2 मार्क्स में, ठीक है, 1.5 मार्क्स में, और 3 मार्क्स में आ सकते हैं, और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यार 1.5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। आपको बताना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है किसके लिए? जब आपको x ग्राम दिया होगा तो x/ρ(a³), ये होता है सिंपल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्टली आपको इसमें आपका वो लिखना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो भी आपके वैल्यूज है ना वो पुट करनी है। चलिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना ग्राम दिया है? 0.3 ग्राम दिया हुआ है अपॉन रो, मतलब कि डेंसिटी कितना होता है बेटा? कितना दिया है आपको? देखो 8.5 ग्राम्स दिया है, 8.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और एज लेंथ कितनी दी है? 3.25 × 10⁻⁻8, तो इंटू 3.25 ×
10 की पावर -8 कर देंगे और इसका क्यूब करना मत भूलना, क्योंकि a दिया है, a क्यूब तो करना पड़ेगा। क्या दिया है? a दिया है, a क्यूब आपको करना पड़ेगा। चलो इसको कैलकुलेट करें फटाफट से। यहाँ पे जब आप 0.3 और 8.5 को आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। यहाँ पे एक रफ पेज बनाना है, ठीक है, अपने कॉपी में हमेशा एक रफ पेज बनाना। यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 85 गया, ठीक है, मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0.0 अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, कितने पे जाएगा? 8 4 ज़ा 24, ठीक है, तो 5 4 ज़ा 22, 8 4 ज़ा 24, 26, तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 होता है शायद, सॉरी 8 4 ज़ा 32 होता है। एक सेकेंड फिर से करते हैं, एक बार इसको फिर से करते हैं, 1 मिनट को फटाफट से। 8 5 ज़ा, ठीक है, 0.0 नहीं जा रहा, अभी भी 0 लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे ले लो और देखो, कभी भी आपको जब ऐसा कैलकुलेशन करना है तो यहाँ के 2 डिजिट ले लो, यहाँ का 1 डिजिट ले लो। 8 का टेबल इतनी बार काउंट करना है कि 30 से कम आएगा। तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, तो 5 3 ज़ा 15, 1 8 3 24, 25, ठीक है, ऐसा। फिर आगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, 4 से चला जाएगा ये यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं लूँ तो ये आ जाएगा 0.034, 0.034, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 3.25 का क्यूब करना है बेटा आपको, समझ गए ना। 3.25 का क्यूब कैसे करोगे, ये तो इतना तो ईजी है ना, इतना तो कर सकते हो आप। 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25 ये करना है आपको, 3.25 इंटू 3.25 जो भी आएगा, फिर उसके बाद फिर से इंटू करना है आपको 3.25, ये पूरा टोटल कैलकुलेशन कर दोगे। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.433 समथिंग, ठीक है, इंटू इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.03 इंटू 10 की पावर 21। ये आ गया आपका नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्या क्या 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था बेटा, और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, आपका कैलकुलेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना, डन है ना, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से, उसको कैलकुलेशन खुद से करेंगे आप। अ कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड है वो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। व्हाट इज द यूनिट सेल, आपको बेटा एज लेंथ निकालनी, यूनिट सेल एज लेंथ इफ द डायामीटर दिया है आपको, कितना दिया है 120 पिकोमीटर्स। तो आपको यहाँ पे बीसीसी के लिए रिलेशन पता होना चाहिए, आपको बीसीसी के लिए क्या पता होना चाहिए, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, 4r/√3, ठीक है, ये होता है बीसीसी के लिए, ये होता है बीसीसी के लिए। एफसीसी के लिए कितना होता है, अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, a = 4r/√2। एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है, a = 2r, ठीक, बस इतने पता होना चाहिए था आपको। अब यहाँ से अपन को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, a ही कैलकुलेट करना है आपको, a कैलकुलेट करना है। चलो सबसे पहले अपन लेकिन r निकालेंगे। r कैसे निकालेंगे मैम, r जो होगा वो होगा डायमीटर/2, क्योंकि जो आपका सर्कल का डायमीटर होता है, ये क्या है, सर्कल है, ये डायमीटर है, तो यही तो रेडियस हुआ ना, यही तो रेडियस हुआ, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 120/2, कितना 60 आ जाएगा। तो जो आपका रेडियस है वो 60 आ गया, यहाँ से निकाल लेते हैं फटाफट से। तो a = 4 × 60/√3, √3 कितना होता है 1.73 होता है, 1.73, तो ये हो जाएगा आपका 240/1.73। इसको आप कैलकुलेट करोगे जब a को, इसको आप सिंपल से कैलकुलेट कर लो, आपका समथिंग आएगा 138.7 पिकोमीटर्स। ये आ गया आपका यूनिट एज लेंथ, ठीक है, ये आपका यूनिट एज लेंथ आ गया। मोटिव क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको डायमीटर दिया था और आपको रेडियस निकालना आना चाहिए था, तो रेडियस आप निकाल सकते हो ना डायमीटर/2 से, ठीक है, और आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, 2 फॉर्मूलाज पता होना चाहिए थे, एक तो रेडियस कैसे निकालेंगे और एक बीसीसी का एज और रेडियस का रिलेशनशिप, एज और रेडियस का रिलेशनशिप, तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से फिर से नोट कर लेंगे। A substance crystallizes in the FCC structure. The unit cell edge length is this. आपको यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी दी हुई है बेटा,
367.8 पिकोमीटर्स दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, आपको मोलार मास कैलकुलेट करना है अगर आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है 21.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो जब भी आपको सेंटीमीटर और पिकोमीटर में दिया रहेगा ना, तो आप हमेशा सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सेंटीमीटर में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 367 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 367 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डन, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था, आपको यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ना मुन्ना आज नहीं, ना मुन्ना आज नहीं, ना मुन्ना आज नहीं, बस खत्म। अभी क्या करोगे इसमें लिख लो फटाफट से, चलो इसको लिखते हैं। एन क्या है मैम, आपको क्या दिया है FCC, तो एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC मैम 4 होते हैं, अभी हमने कैलकुलेट करे थे, ठीक है। आपको मोलर मास तो निकालना ही है, मोलर मास आपको निकालना है, ओके। ए क्यूब कितना दिया है, ये दिया है, ये निकल गया अपना कितना 3.67 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, ठीक है, -8 का क्यूब इंटू एन ए क्या है मैम, एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। कितना जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बस खत्म। अब क्या दिया है मैम, डेंसिटी भी तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, तो उसको इक्वेट करेंगे ना हम, डेंसिटी को इक्वेट करेंगे 21.5 कितना जाएगा, यहाँ देखो 21.5। अब यहाँ अरे ग्लिच हो जाते हैं बोर्ड में, 21.5, ओके। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है नीचे, इसको अपन ऊपर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन 3.67 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, ठीक है, इंटू लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बहुत बढ़िया। अपॉन क्या लिख देंगे, अपॉन 4 कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका मोलर मास, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मोलर मास। समझ गए क्या किया हमने, हमको क्या पता होना चाहिए था, इसके लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए था, डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ना मुन्ना आज नहीं। तो आप पूरे सॉलिड स्टेट में जब भी देखोगे ना, आपको 2-3 फॉर्मूलेज ही दिखने वाले हैं, एक तो वो यूनिट सेल वाला फॉर्मूला, एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये आपका एज लेंथ और रेडियस वाला फॉर्मूला हो गया। तो बस ये 2-3 फॉर्मूलेज के आगे पीछे पूरे क्वेश्चन घुमाते रहते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी दूसरा कोई क्वेश्चन देने ही नहीं वाले। तो जब आप यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर लोगे ना, आपका मोलर मास कितना आ जाएगा, आपका मोलर मास आ जाएगा 1.59 इंटू, यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, इसको इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका मोलर मास। आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है, इसका क्यूब करना है, इसको इंटू करना है, ठीक है। खुद थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना, और कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा, किसी को भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि आप कितनी देर में कर पाते हो। और ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कितने मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है, डेफिनेटली आएगा। 1.5 मार्क्स में मुश्किल है, लेकिन 2 मार्क्स में आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपको ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज BCC, ठीक है, द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्या है बेटा, BCC है, एंड इट्स डेंसिटी इज दिस। उसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 0.097 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रेडियस, आपको रेडियस पूछा गया है, रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इफ द मोलार मास, आपको रेडियस निकालना है। अगर आपको मोलार मास कितना दिया है 23 दिया है, अगर आपको मोलार मास 23 दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल्स टू ना मुन्ना आज नहीं, ना मुन्ना आज नहीं, आज नहीं, ठीक है, आज नहीं। चलो अभी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं मैम, हमको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए मैं एज लेंथ निकाल सकती हूँ क्या, रेडियस निकालने के लिए मैं एज लेंथ निकाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल सही है। क्या मुझे डेंसिटी दी हुई है, कितनी है 0.97, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको एज लेंथ ही निकालनी है ना, तो हम एज लेंथ को यहाँ पे लेके जाते हैं। चलो अब यहाँ लिखते हैं, क्या दिया मुझे, BCC दिया है बेटा। BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है, तो सारे कॉर्नर्स का 8 इंटू 1/8 कितना हो गया 1, और सेंटर पे 1 तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो BCC का हो गया 2 कॉन्ट्रीब्यूशन। मोलर मास कितना दिया है 23 दिया हुआ है, अपॉन डेंसिटी को मैं नीचे ले आऊँगी, देखो ए को मैं यहाँ पे लेके डेंसिटी को लेके आ गई, तो डेंसिटी कितना दिया है मैम मुझे 0.097 दिया हुआ है, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23
दिया हुआ है एवोगैड्रोस नंबर, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे जब, तो आपका जो ए है बेटा, जो आपका ए है वो आ जाएगा 4.28 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 4.28 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ए। अब बीसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होता है? बीसीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो एज लेंथ इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 होता है। सही है, क्या होता है? 4r अपॉन √3 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो r चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? r चाहिए। मैं इसको उधर भेज दूंगी तो ये हो जाएगा √3a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, √3a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू r। a की वैल्यू पता है मुझे और √3 की भी पता है कितनी होती है, 1.73 होती है, इंटू a की क्या वैल्यू है, 4.28 इंटू 10 की पावर -8 होती है अपॉन 4। ठीक है, अपॉन 4 ये आ जाएगा आपका r, ये आ जाएगा प्रॉपर r। तो अप्रॉक्सीमेटली r की वैल्यू जो आएगी दैट विल कम एज 186 इसको अपन लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 1.85। ये जो बोर्ड का ग्लिच हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर, 1.85 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो अप्रॉक्सीमेटली 186 पिकोमीटर्स आएगा, ये 186 पिकोमीटर्स आएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था और एक बीसीसी में एज लेंथ और रेडियस। तो देख रहे हो तुम लोग, सिर्फ डेंसिटी, एज लेंथ और आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये तीन फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी की अभी अपनी कॉपी में अलग से लिखना। ठीक है, कौन कौन सा बता रही हूँ मैं? डेंसिटी का फॉर्मूला, फिर आपका जो भी एज लेंथ है एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल में जो आपका निकालते हैं ना, जब आपका मास दिया होता है तब। एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल ईच द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा? जहाँ पे सारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे पेयर्ड होते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जहाँ पे अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं? वीकली रिपेल करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड कैन रिटेन मैग्नेटिज्म। अब इसके एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, NaCl डायमैग्नेटिक का, O2 जिसका है पैरामैग्नेटिक का, और आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक का। तो आयरन Fe से याद रखना, Fe फेरो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन द केस ऑफ HCP, मुझे आप फुल फॉर्म बताएंगे HCP का क्या फुल फॉर्म है? हाउ आर स्फीयर्स इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज्ड? फर्स्ट लेयर में कैसे अरेंज होते हैं? हेक्सागन जैसे। फर्स्ट लेयर जो है देखो, लेयर वन कैसी है इसकी? हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। सेकंड लेयर में ट्राइगोनल अरेंजमेंट है, सेकंड लेयर में ऐसा ट्राइगोनल अरेंजमेंट है। थर्ड लेयर में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हेक्सागोनल, फिर ट्राइगोनल, फिर हेक्सागोनल, फिर ट्राइगोनल, फिर हेक्सागोनल, ऐसे करके सारे लेयर्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ए बी की फॉर्म में अरेंजमेंट होती है किसमें? HCP में। एक्सप्लेन द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC लेटाइस। ठीक है, आपको बताना है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है किसकी? BCC लेटाइस की पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है, BCC लेटाइस की पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। चलो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फटाफट से BCC का। और ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में आ सकता है बताओ? ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स में, डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, रेडियस वगैरह कैसे निकालते हैं, यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ बता लेती हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ देखो, ऐसा क्यों बनाया मैम आपने, यहाँ पे बताते हैं अभी। चलो, BCC के लिए मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है मैम टोटल पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, अभी अपन ने लिखी थी ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है, इनटू 100, यही होता है, इनटू 100। ठीक है, तो चलो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना हो जाएगा?
क्या होता है पार्टिकल, मतलब कि जो एटम है। अब एटम कैसे शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, अपॉन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये क्या है, ए क्यूब है। तो हमें ए की वैल्यू तो पता नहीं है, ए की वैल्यू पता नहीं है ना बी के लिए, इसके लिए तो हमें इसके लिए निकालनी पड़ेगी। आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पूरा आपका डेरिवेशन टाइप है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो आपके एटम्स हैं कैसे अरेंज है बेटा, यहाँ पे आपको ये देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो बीच में आपको एक एटम है, ये वाला बीच में एक एटम है, ये वाला देखो, तो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। ये बीच में एक एटम है, यहाँ पे एक दूसरा एटम है और यहाँ पे एक दूसरा एटम है। समझ गए कैसा है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ से ऐसे करके बनाया और यहाँ से मैंने ऐसे करके बनाया। समझ गए कैसे बनाया मैंने, एक मैंने लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई है। तो ए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो आपको ए बी सी डी आपको मार्क करना है। चलो ये क्या है बेटा, आर है, ये क्या है मैम, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो ए भी क्या हो जाएगा, फिर से अगेन ए भी क्या हो जाएगा मैम, ए बी इज इक्वल्स टू 4r, ए बी इज इक्वल्स टू 4r। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, पहले तो मुझे देखो यहाँ पे ये वाला ए बी सी में मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी है मैम, 4r है, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता ना, एसी की वैल्यू नहीं पता है ना अपन को, पता है क्या एसी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। बीसी की पता है क्या, हाँ बीसी की पता है। कैसा मैम, बीसी की तो ए है क्योंकि वो क्यूब का एज लेंथ है, तो बीसी की तो ए है, ठीक है। क्या मुझे ए बी की पता है, मैंने अभी पता करी 4r, ठीक है 4r। एसी की नहीं पता, एसी की निकालेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए सी डी। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। AC स्क्वायर क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, जो भी CD स्क्वायर है प्लस AD स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा ये, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना है √2a, कितना आ गया √2a। तो AC जो है मतलब कि ये वाला, ये जो है ये क्या आ गया आपका √2a आ गया। समझ गए यहाँ पे कैसे आया, ये आया √2a। अब मैम ए बी तो निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम, ए बी निकालते हैं। चलो तो ए बी हमको सिर्फ आर के फॉर्म में पता है, हमको सिर्फ आर के फॉर्म में पता है, अभी निकालते हैं ना, आगे देखते हैं क्या होगा। ए बी इज इक्वल टू, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं, इंटू 100, ठीक है। चलो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर प्लस कितना a का स्क्वायर, कितना होगा बताओ बेटा 3a स्क्वायर, और a b कितना हो जाएगा मैम, a b विल बी √3a, सही है क्या, a b विल बी √3a। अब मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से और ये सेकेंड वाली इक्वेशन से इसको इक्वेट कर सकती हूँ क्या, इसको इक्वेट कर सकती हूँ क्या दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू √3a, तो 4r अपॉन √3 हो जाएगा a, 4r अपॉन √3 हो जाएगा a। बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4r अपॉन √3, BCC के लिए a की वैल्यू क्या आ गई 4r अपॉन √3। अब आपने एक और चीज़ देखी क्या, जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो FCC का पूछा गया था, FCC का हमने ऐसे ही निकाला था ना, तो BCC का भी पूछ सकते हैं। तो यही तरीका है निकालने का BCC का भी। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बन गया आपका कि BCC का अगर मुझे एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन निकालना है तो मैं ऐसे करके निकाल सकती हूँ। समझ गए। 1 मार्क में आया तो आप डायरेक्टली ये लिख दोगे, 2 मार्क में आया तो आप पूरा ये निकाल के दिखाओगे उन लोगों को कि हमको आता है। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 4r अपॉन √3 का क्यूब इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 68%, ठीक है 68%।
डन। ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, और ये डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स और या फिर डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स में तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। तो 2 और 3 मार्क्स में अच्छे से आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप एकदम परफेक्टली लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। आपको वैकेंसी डिफेक्ट बताना है। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन विच सम लेटाइज साइट्स आर वेकेंट। कुछ लेटाइज साइट्स क्या होती है? वेकेंट होती है बिकॉज द एटम्स और आयंस दैट शुड ऑक्यूपाई दोज पोजिशंस आर मिसिंग। तो बेसिकली वैकेंसी क्रिएट हो जाती है यार। कुछ क्या होता है? कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई, एम्प्टीनेस क्रिएट हो गई, जैसे मान लो इस एटम ने सोचा कि घूमने निकल जाता है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे क्या हो गया? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इन एक परफेक्ट क्रिस्टल में क्या होता है? सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? एक एटम उसकी एक्चुअल पोजीशन से मिसिंग होता है। अब वो कहीं भी, चाहे वो बाहर घूमने जा सकता है, चाहे वो इंटरस्टिशियल साइड पे जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसका। इसीलिए ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। इसके कारण जो पूरा क्रिस्टल है उसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क आता है? तो मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। मास ऑफ द क्रिस्टल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। द वॉल्यूम रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली द सेम। वॉल्यूम तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, ठीक है। देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर मास डिक्रीज हो रहा है, तुम सोचो मास अगर डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि वो एक्चुअल साइड से मिसिंग है ना। एक एटम ही चला गया है कहीं बाहर घूमने के लिए, तो उसका तो मास वो तो चला गया ना। तो उतना मास अगर कम हुआ है तो मास डिक्रीज हो रहा है। अगर मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन से वो जो एटम है, वो जो भी आयन है, वो कहीं भी घूमने निकल जाता है, कहीं बाहर चला जाता है, मिसिंग हो जाता है, और उसकी वजह से मास में डिक्रीज आता है। देयरफॉर डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में तो आपको आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है आपको, 3 मार्क्स में आ सकता है आपको, तो डिपेंड करता है कैसे कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपको समझ में आए हैं। सबसे पहले तो यार सेशन को लाइक कर देंगे, और ये फर्स्ट वीडियो था हमारा 80-20 सीरीज का, तो ये कैसा लगा स्पेसिफिकली मुझे प्लीज 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 कमेंट डाउन करके बताएंगे, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। क्योंकि ये सीरीज जो मैंने शुरू करी है, ये मैंने खुद से शुरू करी है कि मुझे लगा कि चलो यार बच्चों को 20 वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो देने चाहिए, ताकि तुम में भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुमको चैप्टर का जो 20% पोर्शन है वो पता है, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझ में भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए कि यार मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा अच्छा सा कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बता देंगे कि क्या आपको ये चीज़ पसंद आई है कि नहीं आई है। ये सारी चीज़ें मुझे एक बार बस कमेंट डाउन करके बता देंगे, ठीक है। और बस एक और चीज़, ज़रा 1 सेकेंड रुक जाओ, ज़रा 1 मिनट रुकना, ठीक है। मुझे एक और चीज़ बता देंगे आप कि हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा ऑफ हो गया है, लेकिन मुझे एक और चीज़ बता दो कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, ताकि मैं आपके लिए ना एकदम बहुत बढ़िया तरीके से लेके आ जाऊँ। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, तो आप मुझे बता देंगे कि मैं आपके लिए बढ़िया तरीके से लेके आऊँ वाला चैप्टर भी, ठीक है। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता देंगे, ताकि मैं आपके लिए वो चैप्टर लेके आ जाऊँ, ठीक है। और बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से, एक MVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। एक MVSAT का स्कॉलरशिप मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको जाके रजिस्टर करना है। इसका एग्जाम होने वाला है 2nd, 3rd, 4th, 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को, और ये ऑफलाइन टेस्ट है जिसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यार यहाँ पे आप फटाफट से जाके एनरोल कर लेंगे। और एक और चीज़ कि यार इस एग्ज़ाम के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, आपको आपकी स्किल एनहांस करने के लिए एक बहुत बढ़िया सी रिपोर्ट मिलने वाली है, जिसमें आपकी सारी ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज सिटी वाइज रैंक रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा उसमें कि फिजिक्स में कैसा, केमिस्ट्री में कैसा कर रहे हो आप, मैथ्स में कैसा कर रहे हो, बायोलॉजी में कैसा कर रहे हो, सारी चीज़ें आपका पूरा एनालिसिस दिया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई जाएंगी। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा संकल्प बैच चल रहा है, जो हमारा ये संकल्प बैच फॉर क्लास 11th चल रहा है, ये बेटा आपके वेदांतु के एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है।
ये आपके वेदांतु के एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप इसमें जाके एनरोल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्यों एनरोल करना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग आपको टीचर्स मिलने वाले, डाउट सॉल्विंग आपको पूरा जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे 1-on-1 डाउट सॉल्विंग आपको मिलने वाला है, असाइनमेंट्स मिलेंगे, DPPs मिलेंगी, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही हैं। कहाँ पे जाना है आपको? यहाँ पे संकल्प बैच में एनरोल करना है। और पता है ये क्या, एकदम ज़ीरो कॉस्ट में है, आपको कुछ भी पे नहीं करना, बस इसमें आप रजिस्टर कर लो, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसमें OTP आएगा, आप फिर वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो। और जो भी आपके डेली के लेक्चर नोट्स होंगे ना, वो वहीं पर जाके अपलोड किए जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख लेना। जो भी आपको जैसे भी प्रकार के लेक्चर नोट्स चाहिए होंगे, मतलब जो भी अभी हम सेशन में लेंगे वो वाले लेक्चर नोट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो आपको यहाँ पे वेदांतु के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो संकल्प बैच चल रहा है किसके लिए? क्लास 12th के लिए जो चल रहा है, क्लास 12th के लिए जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फटाफट से जाओ और अभी के अभी जाके रजिस्टर कर लो। तो मुझे जल्दी से बता देंगे कि कैसा लगा आपको ये फर्स्ट हमारा 80-20 सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। और ऐसे ही मैं सारे नेक्स्ट चैप्टर्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत 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 जल्दी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।